नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। दूसरी लहर खत्म नहीं हुई कि अब संभावित तीसरी लहर डराने लगी है। सरकार से लेकर कोर्ट तक को अब ये चिंता सताने लगी है कि इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश के जो राज्य इस वक्त संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो वहां स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से दम तोड़ रही हैं, ये हमने, आपने और देश की अदालतों ने सबने देखा और सरकारों को खूब फटकार भी लगाई। हालात अभी बहुत ज्यादा सुधरे नहीं हैं। सरकारें अब भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं और इसी बीच तीसरी लहर को लेकर खबर आई जिसने दम फुलाए हुए सिस्टम और सरकार की चिंता को बढ़ाने के साथ डर को बढ़ा दिया है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर में संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामलों में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए कोरोना केस सामने आए तो पहली बार मौत का आंकड़ा 3,980 तक चला गया। एक तरफ संक्रमण की तेज गति तो दूसरी तरफ नाकाफी साबित हो रही स्वास्थ्य सुविधाएं। हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़े ने ये तो साफ कर दिया है कि दूसरी लहर सांसों पर कहर बनकर टूटी है। वहीं तीसरी लहर की संभावना ने अभी से डराना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, हमें ये नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट करना जरूरी था और जब वायरस ने म्यूटेट करना शुरू किया उस वक्त लोगों द्वारा अपनाई जा रही सावधानियों में बदलाव जरूरी था, जो नहीं किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति मामले पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने केंद्र से तीसरी लहर आने की तैयारी पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि अगर तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आ जाएं तो मां बाप क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ आज की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हम भविष्य को देख रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर हम आज तैयारी करते हैं तो तीसरे चरण को संभाल सकेंगे। इसके लिए आपको एक नेशनल प्लान की जरूरत है। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है और एक बार फिर से चेता दिया है, ध्यान दिला दिया है केंद्र सरकार को कि इससे निपटने के लिए एक नेशनल प्लान की जरूरत है। तो जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारत सरकार के राघवन, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या चेतावनी दी है, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद करते हैं चर्चा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। हम जानते हैं वायरस ने जब म्यूटेट करना शुरू किया उसके बावजूद संक्रमण रोकने के लिए लोगों द्वारा अपनाई जा रही सावधानियों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो कि होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और सवाल किया कि आप सिर्फ आज की स्थिति को देख रहे हैं, हम भविष्य को देख रहे हैं, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप कैसे क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या फिर जो है बच्चों का इलाज कहाँ कराएंगे। आप महामारी के चरण 2 में हैं, दूसरे चरण में भी कई मापदंड हो सकते हैं। अगर अभी से हमने तैयारी की तो हम तीसरे चरण से निपट सकते हैं। तो आज सवाल यही कि क्या हमारी तैयारी उतनी हो चुकी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दूसरी लहर जो कि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है उसमें किस तरह से जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो चरमराया हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत आए दिन जो है हमें सुनाई पड़ जाती है। तस्वीरें इस तरह की दिखाई देती हैं जिन्हें देख करके तकलीफ होती है और हैरानी होती है कि क्या ये वाकई वही भारत है जो विश्व गुरु बनने की बात करता था। क्या हम आज इस कगार पर आ गए हैं कि हमारे अपने लोग जो हैं ऑक्सीजन की किल्लत से सड़क पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इलाज ठीक प्रकार से उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि अस्पताल में उन्हें बेड्स तक नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम कैसे आगे आने वाली लहर का सामना करेंगे, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता साईं अनामिका झा हमारे साथ जुड़ी हैं और कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर सीमांत गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर सीमांत गर्ग से ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर क्या लगता है आपको कि हमारी तैयारी जो है वो किस तरह से है, क्या हम तैयार हैं अगर तीसरी लहर आती है? जो ये पीक कब आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन आएगा ये जरूर तय है, ये साफ हो चुका है।
डॉक्टर मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर तक। तो मैं यहाँ पर प्रदीप भटनागर से सवाल करना चाहूंगी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भटनागर जी, कोर्ट बार बार जो है चिता रहा है सरकारों को कि तैयारी रखें, तैयारी पूरी करें, जो व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त करें। अभी हम इस स्टेज पर हैं दूसरी लहर में कि आए दिन जो है कोर्ट उसको लेकर के फटकार लगाता है सरकारों को। इस हालत में क्या लगता है, तैयारी है हमारी तीसरी लहर से निपटने की? कैसी होगी, कितना प्रभावी होगी, कहां कहां पर इसका किस किस पर कितना इम्पैक्ट होगा, यह अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन तैयारी क्या है? तीसरी लहर की जो चेतावनी आई है पूरे भारतवर्ष के लिए, वो बहुत ही चिंताजनक है। और तो चिंता को तो हमें सबको, नागरिकों को भी और सरकार को प्रथम करनी पड़ेगी, और कर भी रही है, ऐसा नहीं है। और देखिए, आपने माने हाईकोर्ट की बात करी, जब न्यायालय की बात करी, ठीक है, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया, जो भी सवाल सरकार से करे, वो भी कोई छुपे हुए नहीं है। और उस विषय को लेकर देखिए, अब चेतावनी जो उन्होंने जारी करी है थर्ड स्टेज की, उसको लेके भी सरकार पूरी सजग है और इन चीजों में लगी है। देखिए, डीआरडीओ ने कई कई जगह अपने प्लानिंग और अपने कार्य को चालू कर रखा है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी चीज की पूर्ति कंप्लीटली होती रहे। उसको निपटने के लिए बहुत स्पीड से काम को और तेज कर दिया गया है, चाहे वो टीकाकरण का काम हो, चाहे वो ऑक्सीजन का काम हो। और एक दो दिन की बात है, और जितनी ऑक्सीजन की पूर्ति है वो पूरे देश में मिलने लगेगी। और भी नए प्लांट लग रहे हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी चालू कर दिया जाएगा ऑक्सीजन। प्रदीप जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र से कह रहा है कि इसके लिए कोई नेशनल प्लान होना चाहिए, आपके पास एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। क्या उस पर काम चल रहा है? क्या केंद्र इसको लेकर कोई सोच विचार कर रहा है अब तक? क्योंकि कोर्ट एक नहीं, दो नहीं, कई बार अब इस बात को दोहरा चुका है। देखिए, ये जो विषय आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो संजीदगी से इस सरकार इस चीज को गहनता से बैठकें करने में लगी। आज भी 2-3 दिन बैठा हुआ, पूरा दिन दौर चला है इस चीज को लेके कि जो नई प्लानिंग है क्या बनानी है, क्योंकि जो आने वाला संकट है बहुत भारी है देश के लिए, उसे कैसे निपटा जाएगा। सरकार उस चीज के लिए पूरी तैयारी से उस काम को पूरा करने के लिए हर जो भी चीजें चाहिए, जिन चीजों की जरूरत है, उस चीज को देखते हुए पूरी सरकार इस बैठकों में लगी है, इसे किस तरह निपटना है। जो अभी जैसे आपने कहा और आगे भी जो विशेषज्ञ बैठे हैं, कोरोना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जारी करा जाता है कि आज जो आने वाला संकट है वो बच्चों पे है, बच्चों से कैसे निपटा जाएगा। उसके लिए भी सरकार पूरा लेआउट तैयार कर रही है, वो भी 1-2 दिन में लेआउट पूरा भारतवर्ष में जारी कर दिया जाएगा। मगर कहीं हम हिंदुस्तानियों को भी समझना पड़ेगा, अपने आप को अपने पैरों को रोक के घर में रुकना पड़ेगा, अपने घर की साफ सफाई और अपने को भी बहुत सजग रखना पड़ेगा। हम देश के नागरिक, हमारा भी कर्तव्य है सरकार के साथ काम करना है, कंधे से कंधा मिलाने का। ये लड़ाई पूरे देश की है, सरकार को तो लड़ना है, मगर सरकार के साथ इस लड़ाई कोरोना काल से पूरे देशवासियों को लड़ना है। और देशवासियों को सजग करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से अपना संकल्प लेके काम कर रही है, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सरकार पहले 2 गज कहती थी, अब 6 गज की दूरी हो गई है। इस चीज को बहुत सावधानी से हमें लेके चलना है। अगर हम यहाँ पे अगर अभी बैठे टीका टिप्पणी करेंगे, क्योंकि आने वाली आपदा बहुत बड़ी है, उससे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए बैठ के हमें सबको तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो इस लड़ाई को हम किस तरह से लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले भी देखा, ना दवाई है ना ऑक्सीजन आपूर्ति है, तो ये किस तरह की लड़ाई है? इसमें ना तो राज्य एक सुर मिला रहे हैं, ना ही केंद्र यहाँ पर कोई एक रोड मैप जो है वो तैयार कर रहा है। कहीं से मांग हो रही है कि पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई गौर व फिक्र की बात नहीं हो रही है। आखिर नीति क्या है? केंद्र सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है इसको लेकर? वैक्सीनेशन 1 मई से देश भर में शुरू होना था, कई राज्यों ने साफ बता दिया कि भाई जो ऑर्डर है, जो प्लेस किया गया है, वो इस तारीख तक नहीं मिल पाएगा, कहीं पर 15 दिन लेट होगा, कहीं 20 दिन लेट होगा टीकाकरण जो है। तो आखिर हम इसमें इस लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जो पहले दिन जो आप कह रहे हैं कि टीकाकरण को लेकर लेट था, सरकार जितनी प्रदेश के अंदर थी सब जगह वैक्सीन भिजवा के तो सरकारी रूप से चालू करा दिया गया है, और वैक्सीन की कहीं भी कमी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि सब जगह चालू हो चुका है देश के अंदर वैक्सीन का काम। जो 45 वर्ष से नीचे के आयु बच्चों को देनी थी 18 वर्ष तक, उनका काम चालू हो चुका है इस चीज के बारे में। चलिए अनामिका झा जी, आप इस पर क्या कहेंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस पर आपसे बाद में आऊंगी, बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर सीमांत गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, कोरोना एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने उनसे ही सवाल किया था। डॉक्टर, क्या लगता है आपको, ये जो तीसरी लहर है ये किस तरह से जो है कितनी प्रभावी होने वाली है, शक्तिशाली होने वाली है? और अभी जिस तरीके से हम चल रहे हैं,
उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, हमारी कितनी तैयारी पूरी है, कितनी अधूरी है? शुक्रिया मैडम, मुझे इस प्रोग्राम पे अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। इसको हमें दो चीजों में पहले समझना बहुत जरूरी है। पहले तो प्रिवेंशन और फिर उसका क्योर। पहले तो प्रिवेंशन के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस पहले भी दी है, 2 गज की दूरी या 6 गज की दूरी, क्योंकि हमारी इतनी थिकली पॉपुलेटेड जनता है, अकेली थ्योरी देने से हम वो प्रिवेंशन नहीं कर पा रहे। इतनी थिकली पॉपुलेटेड अपनी पॉपुलेशन है, अगर हम 2 गज कह रहे हैं, 6 गज कह रहे हैं, तो कहाँ लोग खड़े हो रहे हैं आप बताइए। अगर बस के बाहर टिकट लेने के लिए तो 6 गज पे खड़े हो गए, और बस में तो उतने लोग ही अंदर जाके बैठ गए, टैक्सी में उतने अंदर जाके बैठ गए, ऑटो में अंदर जाके बैठ गए, ट्रेन में, हर जगह, हॉस्पिटल्स में भी अगर पेशेंट बैठे हैं तो वो भी एक सीट्स लगी हुई है तो सब इकट्ठे बैठे हैं। तो थिकली पॉपुलेटेड जनता में ये 2 गज और 6 गज की दूरी एक अच्छा फिनोमिना है, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए जहां भी हम कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये तो एक तो हमें अपनी गाइडलाइंस ही प्रिवेंशन वाली चेंज करनी है कि वैक्सीनेशन कितनी जल्दी हम लोग लगवा सकते हैं, कितनी जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कितनी जल्दी कितनी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। सेकेंड, वो उनको स्प्रेड कैसे हम रोकेंगे, इसकी अब कोई गाइडलाइंस नहीं बन रही है। पेशेंट इतने इन्फेक्टेड ओपीडीज में आ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जितने भी आप नंबर आप ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 या 20 कर लीजिए, उतने पेशेंट इस टाइम कोविड पॉजिटिव घूम रहे हैं। और बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों की बात करें, अगर थर्ड फेज आती है, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ देखना पड़े, अगर थर्ड फेज आती है तो आप ये लगा लीजिए मेडिसिन के तो हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, अडल्ट के बेड आपको ज्यादा मिलेंगे कंपैरेटिव टू पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। पीडियाट्रिशियन में इतनी पॉपुलेशन में लोग बीमार बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके लिए बेड अवेलेबिलिटी, उनकी इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी और उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अवेलेबिलिटी इतनी कम है मैम, जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। मेडिसिन के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स बच्चों को, 14 साल के बच्चों को नहीं ट्रीट कर सकते। पीडियाट्रिक्स की डोजेज अलग है और मेडिसिन की डोजेज टोटली अलग है। तो ये प्रिवेंशन पे अगर हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया तो थर्ड फेज अगर आ जाती है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा डिजास्टर भगवान ना करे किसी को ये देखने को मिले अब की बार। सेकंड, क्योर के लिए हम कितना तैयार हैं? हमारे पास बेड्स अवेलेबिलिटी, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, हमारे जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, हमारे सिविल हॉस्पिटल्स का क्या स्टेटस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या स्टेटस है, डॉक्टर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, स्टाफ की कितनी अवेलेबिलिटी है। डाटा तो मैम कलेक्ट हो गए हैं, सारे डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हर चीज की एक ऑब्जर्वेशन दे रही है, हर चीज कंट्रोल कर रही है, हर चीज बता रही है, पर उसकी सप्लाई और डिमांड नहीं हो रही है कंप्लीट। कुछ तो लिया जाता है कि कितने बेड्स हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, आपके पास खाली है कि नहीं है, पर जब किसी पेशेंट को कोई बेड चाहिए होता है, क्या उसको अवेलेबिलिटी होती है? नहीं होती। वो सिर्फ अपने दम पे अवेलेबल कराता है, कोई अपने रिश्तेदार को बोल के, किसी फ्रेंड को बोल के कि कौन से शहर में कहाँ का बेड खाली है, वो बेचारा अपनी एम्बुलेंस करता है, गाड़ी में बैठते तो वहां पहुंचता है। तो हमें फैक्ट पता है ये अभी क्या हो गया है। अगर हम इसको अभी भी ग्राउंड रियलिटी सोचते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं उतर के काम करेंगे ना, अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं समझने की कोशिश करेंगे, सेकंड फेज तो मैम किसी न किसी तरीके से निकल गया है, संभल गया है, और थोड़े दिन में ये निकल जाएगा। अगर थर्ड फेज मैडम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये अगर एंटर हो गया, अगर और ज्यादा लोग संक्रमित होने लग गए, तो इससे डिजास्टर हमारे कंट्री के लिए ना पहले कभी हुआ है तो ना ही फ्यूचर में कभी होगा। तो मेरी सरकारों से, सारी सरकारों से, सेंट्रल स्टेट जितनी भी हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम करें। अकेले ये ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। अभी इस हॉस्पिटल को तो 10 टेंडर ही मिलेंगे, अरे रिक्वायरमेंट उस हॉस्पिटल की पूछो भाई, अपने आप मत डिसाइड करो कितनी है। हॉस्पिटल को जाके मत बताओ कि 3 लीटर देनी है, 4 लीटर देनी है, 5 लीटर देनी है। पेशेंट ऑक्सीजन के पास बैठा होता है, अपने आप उसको हाई कर लेता है, तो आप उसको कहोगे भाई ऑक्सीजन ना ले, वो कहेगा मेरी तो ऑक्सीजन के बिना जान नहीं कर रही, और डॉक्टर और नर्स में ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट और उसके रिलेशनशिप में ये बीच में पॉलिटिशियंस जब एंटर हो रहे हैं तो सारे सिस्टम को खराब करने। डॉक्टर कुल मिलाकर ये कहे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकारों का प्रबंधन है वो माकूल नहीं है, वो गड़बड़ाया हुआ है पूरी तरीके से। अगर वहीं से सही चीजें होती हैं तो आगे जो है हालात को संभाला जा सकता है, नहीं ये हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। आऊंगी आपकी तरफ, अनामिका जी, तैयारी कैसी देख रही हैं आप? दावों में कितना दम दिखाई दे रहा है, और हम आगे इस
तीसरी वेव का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं, कैसे करेंगे इसका सामना? जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बहुत ही अहम जानकारी दी। और वाकई कायनात जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन मुझे बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदीप जी जो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। और जहां तक रही तैयारियों की, तो मैं अपने देश के स्वास्थ्य बजट आंकड़ों के हिसाब से पेश करना चाह रही हूँ। जो डाटा इनका कहता है, भारत का स्वास्थ्य बजट जो है 65,000 करोड़ रुपए का है, जो कुल बजट का मात्र 2% है। जबकि आप देखें कि वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा 15.5% खर्च कर रही है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में हम 59वें स्थान पे हैं और हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग जो है 149, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रैंकिंग है वो 124 है। यानी हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम हो चुकी है। और यह रैंकिंग बताती है कि हम अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की जो मीटिंग ली थी, उससे ये पता चलता है कि यह सरकार जो है अपने देश की जनता के लिए कितनी संवेदनशील है। उस कैबिनेट मीटिंग में तो आईडीबीआई को बेचने की बात तो होती है, लेकिन वैक्सीन की तैयारियों की, वैक्सीन की बढ़ोतरी पे कोई ये चर्चा नहीं करते। और बहुत शर्म की बात है कायनात जी, जब देश की जनता जो है, जो मुल्क की आवाम जो है चंद सांसों के लिए दम तोड़ रही है और देश के राजा के गृह प्रवेश की तारीखें तय हो रही है, तो इसीलिए ये जो है डकौर संघ की तरह, जुमलेबाजी की तरह जो ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और देश काले इतिहास में इस प्रधानमंत्री का नाम जो है, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा जाएगा और देश की जनता याद रखेगी कि इन्होंने क्या, इनको ये बिल्कुल भी अनामिका जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ इस वक्त इनके पास क्या तैयारी थी जब कोरोना की पहली लहर के बाद, क्या इनको अवेयरनेस नहीं फैलाना चाहिए था? इन्होंने कितनी, और दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरा देश देख रहा है। एक तरफ ये बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। कितने सारे चिकित्सकों के जो पद हैं, जिसके लिए जो अभी भी अनामिका जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत हालात वहां भी खराब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कांग्रेस से भी उठता है कि भाई आपने अपने राज्य में व्यवस्थाओं को किस तरीके से संभाला? क्या आप पूरी तरीके से केंद्र सरकार के भरोसे होकर बैठ गए हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं केंद्र कोई प्लान लाएगा तब आप उस पर जो है अमल करेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस शासित राज्यों की यदि बात करें तो आप चाहे राजस्थान में ले या पंजाब का ले या छत्तीसगढ़ में ले, तो आप देख रहे हैं कि सरकार वहां संवेदनशील है। लेकिन जब केंद्र राजस्थान में तो अंततः अब अशोक गहलोत ने पूर्ण लॉकडाउन की, संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर दी है। राहुल गांधी पहले ही ये मांग कर रहे थे कि अब देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए। उसके बाद अशोक गहलोत कहते हैं कि अब इसके अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है, संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए। क्या यही अंतिम विकल्प बचा है? क्या हम अपने स्वास्थ्य ढांचे को कितना व्यवस्थित कर पाए हैं, सुव्यवस्थित हो पाया है, ये कितना भी कमजोर है, उस और किसी का ध्यान है? देखिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए मारामारी हो रही है, अभी तक जो वैक्सीनेशन की जो पहली खेप है, जो पहले जो लग रहे थे, और 18 वर्ष से 44 वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने ये घोषणा तो कर दी, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में अभी तक 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। तो सरकार जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कितनी संवेदनशील है, आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या दिल्ली में हमारे तमाम कांग्रेस के जो वॉलेंटियर हैं या और भी राज्यों में, लेकिन अब केंद्र सरकार जो है या गैर शासित जो हमारे जहां कांग्रेस की सरकार है या दिल्ली की सरकार यूं कहे,
तो उन्होंने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सरकार जो है सिर्फ वो बदले की राजनीति कर रही है। और लॉकडाउन, जिस तरीके से देश में भय का माहौल हो रहा है, जिस तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है, पहली लहर से हम लोग वाकिफ थे, दूसरी लहर जो है देश की युवा पीढ़ी को जिस तरीके से चपेट में ले रही है, तो लॉकडाउन वाकई में इसका विकल्प है। क्योंकि इस वक्त जो है देश की जनता वाकई कंफ्यूज है। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, यदि हम मीडिया पे भरोसा करें, अभी तक हम देश की जो जनता है या दिल्ली की जो जनता है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। पहले हो रही थी कि कोविड टेस्ट की RT-PCR के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप RCT आप करवाइए। कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, बड़े बड़े पैनलिस्ट और बहुत दिग्गज डॉक्टरों का ये सुझाव है कि नहीं, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ये कैंसर का कारण हो सकता है। तो आखिर एक जनता करे तो क्या करे? इनके पास प्रदीप भटनागर जी क्या कहेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको तमाम जो आशंकाएं हैं, भ्रम है, उन्हें दूर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वहां पर कोई इस तरीके का काम नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजन और बढ़ा दिया गया है। एक नीति, एक प्लानिंग नहीं बनाई जा रही है। देखिए, अभी बैठे थे कांग्रेस की नेता और बोल रही थी और केवल राजनीति कर रही थी इस गर्मा गर्मी माहौल में भी, इस कोरोना काल में भी, ये राजनीति से अभी भी बात नहीं आ रही थी। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं सुना आपकी ना बैठ के, सुनिए आप मेरी, सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, आप सुनिए। पूरे देश भर के विधायक वो क्या कोरोना नहीं फैला रहे? वो क्या कोरोना नहीं फैला रहे? क्या कोरोना लॉकडाउन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिर्फ कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए है या सिर्फ कांग्रेस के वॉलंटियरों के लिए है? बोलिए आप, बोलो। इस वक्त राजनीति करने का नहीं है, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। और आपके अंदर यदि हिम्मत है तो आप इस सच को स्वीकार कीजिए। अनामिका जी, वक्त बहुत कम बचा है, मुझे जल्दी सबके ही यहाँ पर प्रतिक्रिया लेनी होगी। जल्दी प्रदीप जी, जवाब तो देना होगा, जवाबदेही बनती है, आप इस तरह से विमुख नहीं हो सकते। कोर्ट लगातार आपके कर्तव्यों को लेकर आपको याद दिला रहा है। लोगों ने अभी तस्वीर देखी कि कैसे पेड़ के नीचे लोग ग्लूकोज ले रहे थे, जिनको शर्म नहीं आती है बैठ के झूठ बोलते हुए। ये वही शख्स है जो पिछली बार कोरोना काल के अंदर प्रदीप जी, अनामिका जी, आप दोनों को जरा गंभीर होने की जरूरत है। देश में क्या हालात बने हुए हैं और किन हालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ऐसे ही आप लड़ते रहेंगे तो क्या हम खाक इस कोरोना से लड़ेंगे? हम तो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। डॉक्टर सीमान जी, इस वक्त क्या लगता है आपको, हमें किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है? किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कैसे रोल अपना प्ले करना चाहिए इस पूरे दौर में? मैं तो यही चीज एक बार कहना चाहूंगा कि जो जैसे भाईचारा हम दिखाते हैं, हिंदू सिख का दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम का दिखाते हैं, हम बड़ी अच्छी पिक्स देख के कि एक व्हाट्सएप पे एक चलती होती है हर साल दिवाली पे, एक मुस्लिम लेडी 2 बेटों को लेके जा रही है, एक हनुमान जी बने हुए हैं, एक राम जी बने हुए हैं। क्या ये भाईचारा हमारे पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता कभी? जो ये महामारी आई हुई है, जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, क्या सारी सरकारें, जितनी सारे राज्य की सरकारें एक सेंटर को एक हेड मान के उनसे डायरेक्शन लेके या अपने सुझाव देके एक डायरेक्शन में नहीं हम लोग क्या इकट्ठे चल सकते? ग्राउंड रियलिटीज में मैम एक ब्लेम करना एक दूसरे को बड़ा आसान है, किसी को भी हम ब्लेम करते गए। तो क्वेश्चन ये है कि जो लोग, जिन लोगों घरों के चिराग चले गए, जिन लोगों के घरों के लोग हॉस्पिटल, लोग अपने माता पिता को खो रहे हैं, समझते हैं आप? खो रहे हैं, माता पिता खो रहे हैं, बच्चे चले गए, बच्चों के से वो साया चला गया जिसके भरोसे वो अपनी खुशियां ले सकते थे। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स हमें सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो मैं सब पार्टियों से एक ही विनती करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी पेंडेमिक आई हुई है और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिन पे ये पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अपने वोट बैंक इंक्रीज कर सकते हैं। कम से कम इस पेंडेमिक को लेके जिसमें लोगों की जान जा रही है, सब सरकारें इकट्ठी बैठ के एक डायरेक्शन में एक तरीके से चल के क्या लोगों की जान नहीं बचा सकते? जब तक ये सरकारें सारी मिलके एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगी,
एक गाइडलाइंस नहीं देंगी, तब तक हम लोग ऐसे सफर होते रहेंगे। चलिए, तो बहुत सरकार बहुत के शुक्रिया। साथ आपका भी यही कहना है ऑक्सीजन कि सबको एक साथ मिलकर बैठकर काम करना होगा, एक डायरेक्शन में चलना होगा, तभी इस पैंडेमिक से हम उबर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर कब आएगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन आएगी जरूर, इतना तय है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ी हालत पर सरकारों को फटकार लगाने वाली कोर्ट ने इस पर अभी से सरकार को चेताना शुरू कर दिया है कि वो अभी से तैयारी का प्लान तैयार करे, क्योंकि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो चिंता बढ़ने के साथ चुनौती और भी बड़ी और कड़ी हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।